हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार के बारे में। तो अलग अलग विद्वानों ने सामाजिक स्थिरीकरण को अलग अलग आधार पर परिभाषित किया है, यानी उसकी व्याख्या की है। जहाँ मार्क्स ने इसे आर्थिक आधार पर इस वर्गीकरण किया है, वही सोरोकिन ने इसे सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर समाज का स्थिरीकरण किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो समाज का जो सामान्यतः जो सामाजिक स्थिरीकरण में दो आधारों पर हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आता है जैविकीय आधार। जैविकीय आधार का मतलब होता है कि वो आधार जो कि जिनका संबंध व्यक्ति के आयु, लिंग, भेद, प्रजाति और जन्म के आधार पर होता है, और व्यक्ति की योग्यता और अयोग्यता का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आधारों को जैविकीय आधार कहते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आयु। आयु जैसा कि जो परंपरागत समाज होते हैं, वहाँ जो अधिकार एक वृद्ध व्यक्ति को दिए जाते हैं, वो किशोर या बच्चे को नहीं दिए जाते। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो लोग आयु में बड़े होते हैं, उन्हें ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा अनुभव होता है, इसलिए सब जो बड़े अधिकार हैं, जो श्रेष्ठ अधिकार हैं, वो सिर्फ बड़े उम्र के लोगों को ही दिए जाएं। दूसरे नंबर पे आता है लिंग भेद। हमारे समाज में पहले से ही ये जो है व्यक्ति लोगों की यही मानसिकता रही है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होते हैं और साहसी होते हैं, और उन लोगों के पास उन लोगों में ज़्यादा बुद्धि होती है। तो इसलिए हमेशा से ही औरतों के मुकाबले जो पुरुष हैं, उन्हें अधिक अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि आदमी जो होता है वो साहसी होते हैं और किसी भी काम को औरतों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है प्रजाति भेद। प्रजाति भेद का मतलब ये होता है कि जहाँ इस तरह का भेद जो कि एक प्रजाति पर आधारित हो, यानी कि जैसे कि अमेरिका में काले लोगों की अपेक्षा गोरे लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या हमारे यहाँ भी कुछ रंग के आधार पर जो विभेद किया जाता है, यानी जो गोरे लोगों को अधिकार मिल जाते हैं वो कालों को नहीं मिलते, या कुछ इस तरह के मानसिकता रखी जाती है कि गोरे लोग श्रेष्ठ होते हैं काले लोगों के मुकाबले। ये सब प्रजाति पर आधारित भेद है। चौथे नंबर पे आता है जन्म। जो सामाजिक स्थिरीकरण जो जन्म के आधार पर होता है, वो जैसे कि कोई बच्चा किसी बड़ी जाति में जन्म लेता है तो उसे श्रेष्ठ माना जाता है, भले ही वो कितना भी बुद्धिहीन हो। लेकिन अगर वही बच्चा कोई अच्छा मतलब कोई समझदार, या अगर कोई बच्चा किसी नीची जाति में जन्म लेता है तो उसे वो अधिकार नहीं मिल पाते जो कि एक बच्चे को ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से मिल जाते हैं। तो ये जन्म के आधार पर विभेदीकरण हुआ। सामान्यतः ये जो इस तरह का जो जैव के आधार पर जो स्थिरीकरण होता है, ये पूरी तरीके से बंद तरह का स्थिरीकरण होता है, जिसमें सिर्फ एक बार ही सब कुछ तय हो जाता है कि बच्चा क्या करेगा और उसका स्तर क्या रहेगा। जबकि दूसरे नंबर पे आता है सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक आधार का मतलब ये होता है कि जिन आधारों में व्यक्ति के योग्यता अयोग्यता, उसकी संपत्ति शक्ति के आधार पर जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार होते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है संपत्ति। तो संपत्ति ऐसा जो आधुनिक समाज है उसमें ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति वो अधिक साहसी हैं और उन्हें ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। तो ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी की है। दूसरे नंबर पर आता है व्यवसाय। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो व्यवसाय सम्मानित होते हैं, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, लॉयर, तो इस आधार पर जो अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उन्हें ऊंचा स्तर दिया जाता है, बजाय कि उन्हें जो कि चमड़े से या बाल काटना, कपड़े धोने के आधार पर जो है अपनी आजीविका कमाए, उन्हें एक नीचे स्तर में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये व्यवसाय सम्मानित नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है व्यक्तिगत योग्यता। व्यक्ति की योग्यता के आधार पर भी उसे एक उच्च और निम्न दर्जे में रखा जाता है, जिसमें जो व्यक्ति अच्छे से शिक्षित होते हैं या हाई एजुकेटेड होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी समाज की किसी भी अधिकार को सही तरीके से
चला सकते हैं, सही तरीके से उसे ले सकते हैं बजाय कि अशिक्षित व्यक्तियों के मुकाबले। अब आता है चौथे नंबर पे धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान में जो आता है, ऐसा माना जाता था जो परंपरागत समाज थे कि जिन लोगों के पास अपने धर्म का ज्ञान ज़्यादा है उन लोगों वो लोग बिना धर्म के ज्ञान वालों से श्रेष्ठ हैं। तो ये परंपरागत समाजों में माना जाता था। आज इसका कोई खास महत्व नहीं है। पाँचवें नंबर पर आता है शक्ति। शक्ति का मतलब है एक तरह से राजनीतिक शक्ति, जो कि राजनीतिक शक्ति जैसे कि आज के समाज में जिन लोगों के पास राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है और लोगों के मुकाबले, और उन्हें जो है उन्हें एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है समाज में। तो ये शक्ति और संपत्ति, व्यवसाय और व्यक्तिगत योग्यता, ये जो है आज के उस खुले हुए सामाजिकरण में आते हैं, क्योंकि इनमें व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होने के साथ साथ ऊपर नीचे जो है व्यक्ति का स्तर बदलता रहता है। तो ये पूरी तरीके से खुले हुए स्थितिकरण का रूप है। तो शक्ति, राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है जैसे कि जो कोई व्यक्ति राजनीति में आकर कोई ऐसी सत्ता की या दबाव की ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिससे कि वो समाज को प्रभावित कर सके, तो उसे समाज में बड़े स्तर पर रखा जाता है।